तो जय हिंद दोस्तों, मैं आयुष आप सबका अपने चैनल आयुष मैथ्स पे स्वागत करता हूं और उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन बना रहे होंगे। और जैसा कि आपको पता है, आपका एग्ज़ाम 22 तारीख से अग्निवीर आर्मी का स्टार्ट है। तो आज ये उसकी दूसरी क्लास है और हमने पहली क्लास में कुछ महत्वपूर्ण सवालों की प्रैक्टिस की थी। तो आज ये और ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है क्लास। तो अगर आपका सपना है इंडियन आर्मी में जाने का, अग्निवीर आर्मी में जाने का, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। और इसमें आप सीखेंगे कि जो सवाल आपके एग्ज़ाम में जिस लेवल के सवाल आते हैं उन सभी को हम यहाँ पर आज प्रैक्टिस कराने वाले हैं और बहुत से कुछ नए कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे। हूबहू वैसा ही सवाल होने वाला जैसा आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो अगर आप इच्छुक हैं एग्ज़ाम क्रैक करने के, आपका मन है, आपका सपना है कि आप इंडियन आर्मी में जाएं, तो क्लास बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। आप शुरू से अंत तक आपके लिए एक एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। बस आपको करना क्या है, पेन और कॉपी उठा लेना है और सवाल जैसे ही आपको स्क्रीन पर दिखाई दे तो आप भी उसको लगाने का प्रयास करें। ठीक है, साथ में आप जब पहले आपको थोड़ा सा समय देंगे, हम 30 सेकंड का समय हर सवाल के लिए दिया जाएगा। अगर आप उसमें बना पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम आपको बताएंगे कि उसका आसान सा मेथड, आसान सा तरीका क्या हो सकता है। ओके, तो चलते हैं और आज की क्लास को शुरू करते हैं। ओके, चलिए। तो जैसा कि आप ये सवाल देख पा रहे हैं, पहला सवाल कि यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 है तो वो संख्या क्या है। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत छोटा सा सवाल है। कई बार कांस्टेबल जैसे एग्ज़ामों में, आर्मी जैसे एग्ज़ामों में इस तरह के सवाल देखने को मिलते हैं। तो बच्चा कई बार ये नहीं समझ पाता कि व्युत्क्रम क्या होता है, तो व्युत्क्रम भी आप समझेंगे और इस सवाल को कैसे बनाएंगे ये बात भी हम जानेंगे। इन्होंने कहा कोई एक संख्या मान लेते हैं वो संख्या x है और उस संख्या का व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, यानी x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x। और कह रहे हैं दोनों का योग कितना है, दोनों का योग 2 है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर हम ऑप्शन की मदद लें तो ऑप्शन की मदद से इस सवाल को आप कुछ सेकंड में बना सकते हैं। पहला ऑप्शन आपका 0 है, दूसरा ऑप्शन आपका -1 है और तीसरा -1 और फिर 2 है। अगर आप 0 रखते हैं x की वैल्यू तो कभी 2 नहीं आ सकता यहाँ से। हाँ, दूसरा ऑप्शन अगर हम 1 रखें तो आप देखें 1 हो जाएगा x का मान, प्लस 1/1 का मतलब भी 1 ही होता है। तो आपकी यहाँ से वैल्यू प्राप्त हो जाती है कितनी, 2। तो कुछ सेकंड का काम था, आप इस सवाल को बड़े आराम से बना सकते थे। ठीक है ना, बहुत ही आराम से ऐसे सवालों को बना सकते हैं। अगर आप यहाँ से हल भी करते हैं तो यहाँ से द्विघात समीकरण बन जाएगा और द्विघात समीकरण को अगर आप हल कर पाते हैं तो आसानी से वहाँ से भी आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जब भी ऐसा सवाल आपको मिले जहाँ द्विघात समीकरण बनने की संभावना हो तो वहाँ आप ऑप्शन पुट करना ना सीखें। ऑप्शन पुटिंग मेथड बहुत आसान रहता है, जिससे सवाल का उत्तर हम आसानी से पता कर लेते हैं। ओके, तो चलते हैं और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका क्या कह रहा, चलिए बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा, बताइए। बताइए अगला सवाल कि एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़कर 66 हो जाती है तो प्रारंभिक संख्या कितनी थी। बताएं बताएं। आप बना सकते हैं, आप थोड़ी सी कोशिश करें। बहुत आसान सवाल है और इसी लेवल के सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो अगर आप इन सवालों को कुछ सेकंडों में बना पाते हैं तो फिर आप ठीक हैं। आपको बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, बताइए आ गया आंसर आपका। आपका आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। ठीक है, आप कोशिश करें, आप प्रयास करें। सिर्फ ये नहीं कि आप वीडियो चला करके देखें, आप पेन और कॉपी उठा लें, आप भी बनाने की कोशिश करें। आप यहाँ बनाएंगे तो आपसे सवाल वहाँ पर भी बनेंगे। ठीक है, सिर्फ देखने भर मात्र से आपके गणित नहीं सॉल्व हो जाती, आपको लगाना पड़ता है, आपको पेन चलाना पड़ता है। कह रहे हैं कि एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़कर 66 हो जाती है तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें। कई तरह के कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, लेकिन आसान सा तरीका यह है कि जो भी संख्या रही होगी वो अपने आप में 100% रही होगी। अगर आपने उसको 20% बढ़ा दिया है तो वो संख्या आपकी कहाँ पहुँच गई है, 120% पर पहुँच गई है। और वो संख्या आज कितनी है आपकी, 66 है, यानी 66 है। तो वास्तव में वो संख्या रही क्या होगी, तो वो संख्या आपकी रही होगी 100%। और 100% की वैल्यू अगर यहाँ से हम निकालें तो 120 और मल्टीप्लाई कितना 100 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए,
क्लियर है। अब आपके पास आ गया 660 बटे 12, 12 का पहाड़ा लगाइए तो 12 पंचे 60, बचेगा 6, फिर 12 पंचे 60, यानी वो नंबर जो आपका था वो आपका 55 था। तो बताइए क्या आपका ऑप्शन सी नहीं मिल जाएगा? बताइए बताइए, हो जाएगा ना मेरे भाई। तो कितना आसान सा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चों से नहीं बन पाता। तो ऐसे सवालों को बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको तरीके सीखने पड़ेंगे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। कह रहा है कि किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 3/4 से 8 अधिक हो तो संख्या क्या होगी। कर सकते हैं आप कोशिश करें, पहले आप बनाने की कोशिश करें, आपसे बनता है तो बहुत ही अच्छा है। आ गया। चलिए कह रहे हैं किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 3/4 से कितना अधिक है, 8 अधिक है। देखिए कोई एक संख्या है आपकी, हमें मालूम नहीं है, माना वो संख्या x है, उस संख्या का 4/5 भाग, इस संख्या का 4/5 भाग कितना मेरे भाई, 4/5 भाग इतना आएगा। और कह रहे हैं वो उसके 3/4 से, यानी इसी संख्या के 3/4 से ये ज़्यादा है। ये क्या है, ये ज़्यादा है, अर्थात ये कम है। यानी इन दोनों में जो अंतर है वो अंतर है कितने का, तो वो अंतर है 8 का। डिफरेंस की बात कर रहा है, कह रहा है किसी संख्या का 4/5 उसी के 3/4 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, यानी दोनों में अंतर 8 का है। तो यहाँ से अगर हम हल करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इधर 4 चौक 16x हो जाएगा, माइनस 5 तियाँ 15x, और बटे में हो जाएगा 5 चौके 20 इज इक्वल टू 8। 16x से 15x घटाएंगे तो 1x बटे में 20 आ जाएगा, बराबर 8 के, और 8 दून 16, यानी वो संख्या आपकी क्या रही होगी मेरे दोस्त, 160 रही होगी, 160 रही होगी। ऑप्शन आपका सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। तो बताएं, लगता है आपको सवाल मेरे भाई आर्मी में बिल्कुल कठिन सवाल नहीं आते हैं, बस जो चीज़ें आप सीख कर जाएं, बस उनकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए कि आप वहाँ टाइम पर बना सकें सवालों को। ठीक है, आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है, आपको सवाल बार बार लगाने। एक बार में सवाल बन जाता है बहुत अच्छी बात है, फिर भी उसे लगाना है कि वहाँ ना छूटने पाए, उसके लिए आपकी प्रैक्टिस बेहतरीन होनी चाहिए। अगर आपकी प्रैक्टिस बेहतरीन है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि आपका सवाल एक बार में थोड़ा सा टाइम लगता है, आ भी गया तो आप उसे दोबारा मत लगाएं। अगर सवाल आपको मिलता है प्रैक्टिस सेट में कहीं पर भी तो आप उसे फिर से लगाएं, और कोशिश करें आप उसे पिछले समय में जितने लगाए थे, जितना समय लगाया था उस सवाल में, उससे कहीं कम समय में आप सवाल को हल करें। ठीक है, ये होता है आपका तरीका सवाल में बेहतर करने का। कह रहे हैं कि वो संख्या जो उसके 2/5 से 75 अधिक है वो क्या है, वह संख्या जो उसी के 2/5 से 75 अधिक है। कितना बढ़िया बोला है, कोई संख्या है ये संख्या अपने ही स्वयं के 2/5 से, स्वयं के 2/5 से ये ज़्यादा है, यानी इनमें अंतर है। और कितने का अंतर है, 75 का, 75 अधिक है बोल रहे हैं, तो संख्या क्या होगी। तो बताइए, इसको यहाँ से हल करें, 5x माइनस 2x बटे में 5 हो जाएगा, और बराबर आ जाएगा 75 के। तो 3x बटे 5, चाहें तो आप इधर भेज दें, गुणा में हो जाए, और 25 तियाँ 75, और 25 पंचे 125 वो संख्या रही होगी जिस संख्या की ये बात कर रहे थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, तो ये संख्याओं पर बेस्ड सवाल कई बार ऐसे पेपर में, आर्मी के पेपर में ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो जो लोग इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं उनको बार बार सवालों को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल उड़ाइए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताएं मेरे भाई, कोशिश करें आप कि सवाल का उत्तर आप बना पाएं। 5 क्रमिक विषम धनात्मक पूर्णांक का औसत 9 है, तो उनमें सबसे छोटा क्या है। औसत का छोटा सा सवाल
और इस तरह के औसत के सवाल देखने को मिलते रहते हैं। ठीक है, इस तरह के सवाल भी देखने को मिलते रहते हैं। कह रहे हैं 5 क्रमिक विषम धनात्मक पूर्णांक। आइए हम आपको एक बहुत बेहतरीन और शॉर्ट मेथड बताते हैं। मेरे भाई मेरे दोस्त ये बात याद रखिएगा कि जब भी वो क्रमागत, सक्सेसिव या कंसेक्यूटिव नंबर की बात करता है तो जो एवरेज होता है वो हमेशा मध्य की संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है? मध्य की संख्या हमेशा औसत होती है। तो अगर 5 क्रमिक संख्याएं हैं तो औसत आपकी ये हो जाएगी, और ये औसत आपको दिया गया है कितना? 9। और इन्होंने बताया है कि ये सभी की सभी संख्याएं विषम है, ऑड नंबर है। तो अगर ये संख्या 9 है तो इसके बाद ऑड नंबर 11 हो जाएगा और 13 हो जाएगा। छोटी अगर चाहिए तो 7 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। तो आपसे जो भी संख्या पूछी गई हो आप आराम से उसे बता सकते हैं। उनमें सबसे छोटी नंबर क्या है? तो उसमें सबसे छोटी संख्या क्या है? आपकी 5 है, यानी आपका उत्तर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उनमें सबसे छोटी संख्या क्या है? 5 है। तो ये बात आपको बतानी थी। बताइए औसत का बेहतरीन सा तरीका। अगर आप नहीं जानते थे तो आपके लिए थोड़ा समय ज़्यादा लगता, ठीक है, लेकिन अगर अब आप सीख गए हैं तो इस सवाल को कुछ सेकंड में आप बना पाएंगे। तो औसत याद रखना कि जब कभी वो कहे क्रमागत संख्याएं, तो क्रमागत संख्याओं का औसत हमेशा मध्य वाली संख्या होती है। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, हम लोग XY मान के भी इनको लगाते हैं, लेकिन चूंकि आपके पास इतना समय वहाँ नहीं होता है कि आप वहाँ XYZ माने तब सवाल लगाएं। ठीक है, तो इसलिए आपको सवाल लगाने के लिए क्या करना होगा? ऐसे शॉर्ट मेथड सीखने होंगे, ऐसे शॉर्ट कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। कह रहे हैं कि 373P 4 से विभाज्य है तो P का मान क्या हो सकता है? चलिए डिविजिबिलिटी का अच्छा सवाल है। कह रहे हैं 373P ये नंबर 4 से एग्जैक्ट डिवाइड है। ये एक नंबर है जो 4 से पूरी तरह विभाज्य है। तो आपको बताना है P का मान क्या होगा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर आपने 4 का भाज्यता नियम पढ़ा है, 4 की डिविजिबिलिटी पढ़ी है, तो सवाल आपके लिए बहुत ही कम समय में लगने वाला है। अगर आपको भाज्यता नियम नहीं आता तो उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा। आपको भाज्यता नियम 4 का पता है। 4 का भाज्यता नियम है कि लास्ट के अगर 2 अंक 4 से कट जाएं तो संख्या आपकी 4 से कट जाएगी। अब आप बताइए अगर लास्ट के 2 अंक काटने हैं तो P का मान क्या रखना होगा? अगर हमें यहाँ से 1 रखते हैं तो 31 नहीं कटेगा, अगर 2 रखते हैं तो 32 4 से कट जाएगा, 3 नहीं कटेगा, 4 रखने पर नहीं कटेगा, 5 रखने पर नहीं कटेगा, आपका 6 रखने पे कट जाएगा। ठीक है, तो आपके नंबर क्या क्या हो सकते हैं? 1 और 6 हो सकते हैं, यानी 1 भी और 6 भी रखने पर संख्याएं, वो 1 नहीं 2 और 6 रखने पर नंबर आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 और 6, यानी ऑप्शन नंबर सी। या तो 2 रख दीजिए या तो 6 रख दीजिए, संख्या 4 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगी, पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगी। क्लियर है? तो 4 का यह भाज्यता नियम आपको ध्यान रखना है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 की डिविजिबिलिटी पे आधारित है। पहला ऑप्शन कह रहे हैं 9786 9626 447355 447355 और सी ऑप्शन आपका है मेरे भाई 112144 112144 और लास्ट ऑप्शन है 869756 869756। ये 4 ऑप्शन कह रहे हैं कि बताइए कौन सी संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित होगी। 11 का गुणक कौन है, गुणज कौन है? तो मेरे भाई 11 का अगर भाज्यता नियम आपको नहीं आता है तो मुश्किल वाली बात है। फिर आप क्या करेंगे? 11 का पहाड़ा लगा के चेक करेंगे, जो कि बहुत कम समय में लगाना मुश्किल है। तो आपको हम बता देते हैं 11 का भाज्यता नियम क्या है। आपको ऑड और इवन के प्लेस के नंबरों को जोड़ना है, अर्थात इनको जोड़ना है। तो 6 6 12 6 18 19 हो जाएगा। इधर जोड़िए ना, 8 2 10 और 10 9 19 हो जाएगा। और दोनों का अंतर अगर 11 से कटता है तो संख्या 11 से कट जाएगी। 19 और 19 दोनों में आ रहा है, इसका मतलब संख्या 11 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। अब आगे चेक करने की क्या ही ज़रूरत थी। अगर आपकी मर्जी है तो चेक कर सकते हैं। 5 3 8 4 12 आ रहा है। इधर देंगे तो 7 5 12 12 4
16 यानी 4 आ रहा, 4 11 से नहीं कटता तो संख्या 11 से नहीं कटेगी। यहाँ देख लीजिए 4 1 5 1 6 हो रहा है और 4 2 6 1 7 हो रहा, इनका डिफरेंस 1 आ रहा जो 11 से नहीं कटता है। यहाँ देखें 7 6 13 और 13 6 कितना हो जाएगा, 13 6 19 हो जाएगा, ठीक है, 13 6 19 हो जाएगा और 9 5 14 और 14 8 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 3 जो 11 से नहीं कटता है, अर्थात सिर्फ एक संख्या 11 से कट जाएगी। 19 से 19 घटेगा 0 और 0 11 से एग्जैक्टली डिवाइड है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ऑड और इवन के प्लेस को जोड़ना है, उसके बाद उनका अंतर लेना है। अगर अंतर 11 से कटता है तो संख्या पूरी 11 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है, संख्या पूरी 11 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो 11 का रूल ध्यान रखना, कई बार सवाल इस तरह का मिलेगा, ऑप्शन दे करके आपसे डिवाइड करवाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यूनिट डिजिट आपको बतानी है, तो चलिए बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा। 729 इंटू 562 प्लस 155 इसमें आपको यूनिट डिजिट बताना है, इकाई का अंक बताना है। तो चलिए बताइए, अब इससे आसान क्या ही होगा, इकाई के अंक से आसान कुछ होता है मेरे भाई, तो फिर बता दीजिए, नहीं होता तो बता दीजिए। इकाई के अंक से अगर आसान कुछ नहीं होता तो बताने में क्या दिक्कत है ना। चलिए इकाई का निकालना बहुत आसान है, यहाँ गुणा करेंगे 9 दूना 18 में 8 आएगा, 8 और 5 जोड़ेंगे तो 8 और 5 हो जाएगा 13 मेरे दोस्त, कितना हो जाएगा 13 और 13 का इकाई का अंक कितना 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला सवाल भी इकाई का अंक का है, ये भी आप बताएं। चलिए उड़ाइए अगले सवाल को, उड़ाइए। आया मेरे भाई, चलिए तो 2467 की पावर 153 इंटू 341 की पावर 72 में आपको यूनिट डिजिट बताना है, में इकाई का अंक बताना है। तो देखिए मेरे भाई, जब आपको पावर दी जाती है तो पावर को हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे तो 13 चौको 52 1 बचेगा और 7 की घात 1 7 हो जाएगा। और याद रखना, जब किसी संख्या की इकाई में 1 हो, 0 हो, 5 हो या 6 हो तो इनके इकाई के अंक यही होते हैं, इनके इकाई के अंक यही होते हैं, तो मैं 4 से भाग करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ 1 है तो इसका इकाई का अंक 1 आएगा, 7 गुणे 1 करेंगे तो आपका फाइनल उत्तर 7 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। कौन सा ऑप्शन, तो बताइए इकाई के अंक के ये सवाल कैसे लगे आपको, बताइए सोल्जर्स, बताइए कितना होगा। आपके आंसर कमेंट बॉक्स में यार आने चाहिए, आप आंसर नहीं बताते तो फिर मन करता है कि बच्चे पढ़ने में मन नहीं लगा रहे हैं, ठीक है ना। हमें पता भी तो चलता रहे कि आपके आंसर आ रहे हैं, इसका मतलब सभी एक्टिव हैं, अपने टारगेट के प्रति सचेत हैं, जागृत हैं। जब आप ही आंसर नहीं बताएंगे तो फिर कैसे पता चलेगा। 24 40 तथा 120 का मासा, 24 40 तथा 120 का मासा, HCF बताना है अर्थात GCD या महत्तम समापवर्तक, बताएं इसका महत्तम समापवर्तक कितना होगा। मासा निकालने के बहुत से तरीके हैं। मासा निकालने के तरीके क्या क्या हैं, एक तो भाग विधि से निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि से, कई विधियां हैं जिनके द्वारा निकाला जा सकता है। हम कह रहे हैं आप इसे तोड़ दो, यहीं पर तोड़ दो तो 8 त्रिक 24 और 8 का मतलब है 2 की घात 3 और कितना 8 त्रिक 24 यानी 3। 40 को क्या लिख सकते हैं, तो
तो 40 को लिख सकते हैं हम 8 45 यानी 2 की घात 3 और 5 कितना 8 45 हो गया। 120 को क्या लिख सकते हैं, तो 15 8 120 और 8 गुणे 15 है, 8 का मतलब 2 की घात 3, 1 3 और 1 5। मेरे दोस्त मेरे भाई आपको ये पता होना चाहिए कि जो मासा होता है वो हाईएस्ट कॉमन नंबर होता है। तो सब में जो बड़ी से बड़ी पावर कॉमन है वो 2 की पावर 3 है यानी 8 है। यही आपका मासा है, यही क्या है मेरे भाई, मासा है, HCF है। तो बड़ी से बड़ी पावर को लाना है। अगर इस सवाल में हम आपसे कहते लासा क्या है, तो लासा के लिए जो नंबर रह गए हैं उनको भी लाना पड़ता, वो भी आपके मासा होते, ठीक है, उन्हें भी लाना ही पड़ता, तो वो भी आपके मासा होते हैं। लासा में सभी को लाना है, मासा में कॉमन नंबर लाना है, ठीक है। तो चलते हैं आज के 11वें सवाल की तरफ। आज का 11वां सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बताइए बताइए इस 11वें सवाल का उत्तर क्या होगा मेरे दोस्त। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका मासा 15 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करो। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, अगर उनका मासा 15 है तो संख्याओं का योग ज्ञात करो। मेरे दोस्त मेरे मित्र, अगर दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तो यहाँ दो तरह की बातें हैं। आप अनुपात हटा करके x लगा सकते हो, मान लो कि वो 3x और 4x है, और याद रखना जो कॉमन नंबर है वही क्या है, मासा है। तो मासा कितना है मेरे भाई, x, और x ही कितना है 15, यानी मासा तो 15 है। तो अगर संख्याओं का योग चाहिए तो यही तो योग है। 4x 3x कितने x, 7x, और x का मान है 15, तो 15 सत्ते 105, यानी दोनों का योग कितना आएगा 105। अब कई बच्चे संख्याएं निकालेंगे, 15 3 45, 15 चौको 60, 60 और 45 जोड़ोगे तो कितना आएगा 105। तो डायरेक्ट भी योग निकाल सकते हो, संख्याएं अलग अलग निकाल के भी योग निकाल सकते हो। क्लियर है। अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए, इजाजत है आपकी ना। चलिए एक बार यार सब लोग है ना लाइक तो कर ही दीजिए अगर आपको सेशन पसंद में आ रहा, और अगर आपके और भी दोस्त तैयारी करते हैं तो उन तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं, जिससे सभी के सभी बच्चे इसमें उनकी हेल्प हो सके और अच्छा स्कोर अपने एग्जाम में वो कर सकें, ठीक है। चलिए बताइए 120 और 450 का लासा बताइए। बहुत अच्छा सवाल है। 120 और 450 का एलसीएम बताना है। तो एलसीएम के तो बहुत से तरीके हैं, एलसीएम के तो मेरे दोस्त बहुत सारे तरीके हैं। देखिए एक तो तरीका है कि इसको काटा जाए, डिवीज़न मेथड से इसको डिवाइड किया जाए। तो बताइए पहला काम, हम इसको 15 से काट दें, तो 15 अट्ठे 120 और 15 3 45, और क्या है से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8, 2 से 15 बार में, 2 दूना 4, 15 बार में, 2 एक कम 2। अब 15 को एक बार 3 एक बार 5 से काट दीजिए, तो आपका उत्तर आ जाएगा 15 दूनी 30, दूना 60, दूना 120 और गुणे 15 3 5 3 15, 12 15 में 180, यानी आपका जो लासा आएगा मेरे दोस्त 1800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1800 आपका लासा हो जाएगा। तो आप डिवीजन मेथड को आप ये यूज करके लगा सकते हैं। आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरह के काम आपको करने होंगे, ठीक है, इसी तरह के काम आपको करने होंगे। चलिए अगला सवाल बताएं क्या होगा नेक्स्ट का आंसर। उड़ाएं बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि एक वस्तु को 20% की हानि पर 4800 रुपए में बेचा जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। लाभ हानि का बहुत खूबसूरत बहुत बेहतरीन सवाल है कि नहीं, तो बताइए ना उत्तर। नहीं बताएंगे क्या, नहीं हो पाएगा तुमसे, तो हम है ना बताने के लिए। देखिए
कह रहे हैं कि एक वस्तु को 20% की हानि पर मेरे दोस्त मेरे भाई हर एक वस्तु का क्रय मूल्य 100% होता है। अगर नुकसान हुआ है तो 100% से कम पर बिके और लाभ हुआ 100 से ज़्यादा। 20 का नुकसान यानी 80% की वैल्यू है और बेचा है कितने में 4800 में, तो क्रय मूल्य रहा होगा 100% और 100% की वैल्यू आप कुछ सेकंडों में बना पाएंगे। 80 बटे गुणे 100, यहाँ से 8 छंग 48 यानी 6000 का सामान आपको कितने में बिक रही थी आपसे 4800 में। नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? तो यही चीज़ तो जानने के लिए आपको आयुष मैथ्स पे आना है, ठीक है ना। ऐसे बेहतरीन सवालों के तरीके आपको कहाँ मिलने वाले? आयुष मैथ्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाइए, उड़ाइए। अगले सवाल का उत्तर क्या होगा बताएं। बताएं मेरे मित्र। कह रहे हैं यदि कोई वस्तु 390 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 20% का लाभ होता है तो उसकी लागत क्या होगा? गुड, जिसके उत्तर आ रहे हैं वो तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भैया। जिनके नहीं आ रहे हैं उनको थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ा सा सीखना है। कह रहे हैं 390 में बेचा तो अब की बार लाभ हुआ। अभी अभी मैंने बताया है कि अगर हानि हो तो 100 से नीचे चला जाता परसेंटेज और लाभ हो तो 100 से प्लस हो जाता है। तो यहाँ 20 का लाभ यानी 120 की वैल्यू हमारे पास दी गई है और 120% बराबर 390 के है। तो हमसे पूछा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 100% रहा होगा यानी 390 बटे 120 और गुणे 100। अब आइए इसको काटते हैं, तो काटने में क्या हो जाएगा 3900 बटे 12, तो 12 तियाँ 36, 12 तियाँ 36 बचेगा 3, 12 दूना 24 बचेगा 6, 12 पंचे 60 यानी वस्तु का सीपी क्रय मूल्य क्या होगा? कौन सा मूल्य? 325 रुपए का सामान 390 में बेचा जा रहा था। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। एकदम फिट है ना? मजा आ रहा? तो शेयर करें सबको, सब तक पहुंचाएं इस वीडियो को, ठीक है। एक क्लास अभी और इसके बाद आपको मिलेगी, ठीक है, जिसमें आप बेहतरीन सवाल आपके पेपर के पहले पहले आपको एक और बेहतरीन सेशन मिलने वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन कह रहे हैं ए की आयु और बी की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद ए 26 वर्ष का हो जाएगा, तो बी की वर्तमान आयु बताइए। बताइए मेरे दोस्त, ए और बी की एज का सवाल आपके पेपर में डेफिनेटली आना है। एक सवाल तो आपके पेपर में आना तय है। तो आयु का सवाल आपको बहुत प्रैक्टिस करना है। एज के बारे में जान लीजिए कि एज के बारे में बताया ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है मेरे दोस्त? 4:3 है। यानी ए अगर आज 4 यूनिट का है, 4 का है, तो बी आज 3 का है। ए अगर 4 का है तो बी कितने का है? 3 का है। अब आपसे कह रहे हैं कि ए 6 साल बाद 26 का होगा। अरे भाई, अगर कोई 6 साल बाद 26 का होगा इसका मतलब आज वो 20 का होगा। आप ही बताइए ना, अगर आज आप 20 के हैं तो 6 साल बाद कितने के हो जाएंगे? 26 के। तो यही बात तो बताई जा रही है के बारे में कि ये 6 साल बाद 26 का होगा, मतलब आज 20 का है। और अगर ये आज 20 का है तो आज वो कितने टुकड़े हैं? 4। तो 4 टुकड़े बराबर 20 के, तो 1 टुकड़ा बराबर 5 के, तो 5 तियाँ 15 यानी बी आज कितने साल का है? 15 साल का है। और यही बात आपसे पूछी गई थी कि बी बताइए कितने साल का है। तो मुझे नहीं लगता आपको इस सवाल को बताने में कोई समस्या आएगी, ठीक है। आएगी क्या? नहीं। तो आज का अंतिम सवाल आप बनाइए, बनाइए। आज का अंतिम सवाल आप बनाने की कोशिश करें। कितना होगा दोस्त? कह रहे हैं वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 3:1 है। 4 वर्ष पूर्व अनुपात 4:1 था, तो ए की वर्तमान आयु। देखिए आज उनकी आयु का अनुपात कितना दिया गया? 3:1। 3:1 कितने साल पहले की बात हुई है? 4 साल पहले 4:1 था।
आपको हम एक बात बहुत अच्छी बता दे रहे हैं कि अगर अनुपातों में कुछ अंतर दिया जाए दो अनुपातों के बीच, तो वहाँ आप वो वर्ष लिख लेना, 4 साल या 4-5 साल जो भी दिया जाए, और क्रॉस मेथड से गुणा कर देना, सबसे आसान होगा। 4 एकम 4 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, दोनों घटाइएगा तो 1 आएगा। इनका डिफरेंस ले लेना है 3, 4 तियाँ 12, 1 बराबर 12 के तो 12 तियाँ 36, 12 एक कम, यानी ए आज 36 साल का है और बी आज कितने का है, 12 साल का, और हमने आपसे पूछा ए कितने का है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, 36 साल का। हम फिर से एक बार बताते हैं, क्रॉस गुणा करिए, 4 एकम 4, 3 एकम 3, दोनों घटाइए तो 1 आया। फिर इनका डिफरेंस लीजिए 3, 3 गुणे किसी एक से लगा दीजिए, 4 तियाँ 12, 1 बराबर 12 के तो 12 तियाँ 36, 12 एकम 12। बताइए ये सभी सवाल आपको कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखें और तैयारी को एकदम बेहतरीन से बेहतरीन अगली क्लास के लिए इंतज़ार करिए। आप 2-3 दिन में आपको एक क्लास फिर मिलेगी, तो तब तक जय हिंद दोस्तों सभी को।